15 साल की उम्र बहुत नादान होती है। इस उम्र के बच्चे को पता नहीं रहता कि वे किसकी संगत में हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, कैरेक्टर क्या है। इसी के चलते वे कई बार गलत लोगों की संगत में आ जाते हैं और फिर अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। मुंबई की 15 साल की एक स्कूल छात्रा कुमकुम के साथ ऐसा ही हुआ। तो आयु लाइन क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम आज बात करेंगे एक स्कूल छात्रा कुमकुम केस की। तो कुमकुम अंधेरी में रहती थी और सोशल मीडिया पर एक युवक से दोस्ती कर उससे प्यार कर बैठी थी। उस युवक का नाम था संतोष मकवाना। दोनों नियमित रूप से मिलते थे। संतोष के एक दोस्त विशाल अनभवने का घर जोहू में था। कुमकुम और संतोष कई बार विशाल के घर भी जाया करते थे। दोनों आमतौर पर दोपहर में वहां जाते थे जब विशाल के माँ बाप अपने अपने काम से बाहर गए होते थे। कुमकुम के परिवार वालों को संतोष और कुमकुम के इस अफेयर की बात पता चला तो उन्होंने एक दिन संतोष को घर बुलाया। उन्होंने उसे जोर से थप्पड़ मारा और कहा कि आगे से कभी वह उनकी बेटी से मिला तो उसकी खैर नहीं। संतोष को यह थप्पड़ खल गया। उसने अपने पर अपमान की तरह ले लिया। उसने उसी वक्त बदला लेने की ठान ली। उसने अपने इरादे कुमकुम से जाहिर नहीं किया था, लेकिन अपने दोस्त विशाल को सब कुछ बता दिया। उस थप्पड़ कांड के बाद संतोष ने कुमकुम से आखिरी बार मिलने की इच्छा जाहिर की। 25 अगस्त को कुमकुम दोपहर 11:50 पर स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर अपने घर से निकली, लेकिन वह स्कूल गई ही नहीं। उसे रास्ते में संतोष ने पिकअप किया और फिर दोनों विशाल के घर पहुंचे। संतोष ने कुमकुम से उसका इरादा पूछा। कुमकुम ने उसे साफ बता दिया कि घरवाले उसे डांटते हैं, इसलिए अब इस रिलेशनशिप को यहीं ब्रेक कर देना चाहती थी। अब वह संतोष से आगे नहीं मिलना चाहती थी। संतोष ने जवाब में उससे कहा कि उसने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। उसके लिए उसने परिवार वालों को थप्पड़ खाया, इसलिए कुमकुम का इस तरह ब्रेकअप लेना उसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। संतोष ने इसके बाद अपनी जेब से चाकू निकाला और कुमकुम पर वार करने लगा। विशाल ने कुमकुम का मुंह बंद कर दिया ताकि उसकी चीख किसी को सुनाई न पड़े। जब कुमकुम खामोश हो गई तो विशाल ने भी कुमकुम पर कई बार वार किए। कुछ मिनट बाद कुमकुम ने दम तोड़ दिया। विशाल के घर एक बड़ा सा सूटकेस पहले से रखा था। संतोष और विशाल ने कुमकुम के कपड़े चेंज किए। उसे विशाल की टी शर्ट पहनाई गई। उसकी लाश को उसे बड़े सूटकेस में रखा गया। सूटकेस में ही कुमकुम की स्कूल की यूनिफॉर्म भी रख दी गई। संतोष और विशाल ने इसके बाद जोहू से एक ऑटो किया और सूटकेस लेकर अंधेरी रेलवे स्टेशन आए। वहां से दोनों ने विरार लोकल ट्रेन पकड़ी और विरार से 3 स्टेशन पहले नया गांव में उतर गए। वहां उन्होंने परैया नगर इलाके से सुनसान जगह पर मैंग्रोव की झाड़ियों के बीच लाश वाला सूटकेस छोड़ दिया और वापस नया गांव रेलवे स्टेशन आ गए। नया गांव से उन्होंने फिर लोकल पकड़ी और अगले स्टेशन बसई में आ गए। वहां उन्होंने बसई ब्रिज के पास अपने कपड़े बदले, एक दुकान में अपने बाल भी कटवाए। फिर बेंगलोर से वाया वसई राजस्थान जाने वाले एक मेल ट्रेन में बैठ गए। इधर 26 अगस्त को दोपहर 2 बजे किसी राहगीर ने नया गांव में जब इस सूटकेस में दुर्गंध आती महसूस की तो पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई। पुलिस इंस्पेक्टर राहुल कुमार पाटिल और असिस्टेंट इंस्पेक्टर ज्ञानेश फंटरे घटनास्थल पर गए। सूटकेस खोला गया तो उसमें एक लड़की की लाश मिली। सूटकेस में ही एक स्कूल यूनिफॉर्म भी मिली। फौरन उस स्कूल से जुड़े लोगों से संपर्क किया गया। उन्होंने लड़की की फोटो दिखाई गई। पता चला कि यह तो कुमकुम है। स्कूल से ही पुलिस ने फिर कुमकुम के परिवार में किसी का मोबाइल नंबर लिया। उन्हें वालिव स्टेशन बुलाया गया। परिवार वालों ने भी कुमकुम की पहचान कर ली। पुलिस ने परिवार वालों से पूछा क्या उन्हें किसी पर शक है। जवाब में संतोष मकवाना का नाम, पता और फ़ोन नंबर पुलिस को बताया गया। पुलिस घर पहुंची तो संतोष मिला नहीं। उसका मोबाइल नंबर चेक किया गया तो
वो भी बंद मिला। पुलिस फौरन समझ गई कि कुमकुम का कत्ल इसी ने किया होगा। फौरन उसके फ़ोन को सर्विलांस पर ले लिया और उसका सीडीआर निकाला गया। पता चला कि 26 अगस्त को सुबह 5:42 पर यह मोबाइल 10 सेकेंड के लिए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर ओपन हुआ है। फौरन वाली स्टेशन से कई टीमें अहमदाबाद पहुंची। रेलवे स्टेशन के आसपास के लॉज की तलाशी ली गई, लेकिन कहीं संतोष मकवाना नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने पता किया कि 5:42 के आसपास अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर कौन सी गाड़ी आई होगी। पता चला कि बेंगलोर से वाया वसी राजस्थान जाने वाली गाड़ी इस वक्त अहमदाबाद रेलवे स्टेशन आई थी। वसई से यह ट्रेन पिछले रात 11:15 बजे चली थी। इसके बाद एक टीम को वापस कसई रेलवे स्टेशन के सभी सीसीटीवी फुटेज देखने को कहा गया। उसी में पुलिस ने देखा कि संतोष मकवाना इंजन से लगे कोच में अपनी किसी दोस्त के साथ चढ़ा है। बाद में संतोष मकवाना की और बैकग्राउंड निकाली गई। पता चला कि उसकी दादी का घर अहमदाबाद से 150 किलोमीटर दूर पालमपुर में है। अहमदाबाद का अगला स्टेशन मेहसाना और फिर उसके बाद पालमपुर ही है। इसलिए पुलिस ने मेहसाना और पालमपुर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज भी देखे कि कहीं संतोष वहां तो नहीं उतरा है। लेकिन इन दोनों रेलवे स्टेशन पर इंजन की दिशा की और कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। इसलिए यह पता ही नहीं चल सका कि संतोष इन दोनों रेलवे स्टेशन पर कहीं उतरा है या नहीं। इसीलिए संबंधित गाड़ी के राजस्थान वाले आगे सभी स्टॉपेज को सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए करीब आधा दर्जन टीमें बनाई गई। इंस्पेक्टर राहुल कुमार पाटिल ने बताया कि इस केस की जांच के दौरान 500 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज को चेक की गई, लेकिन आरोपी किस रेलवे स्टेशन पर उतरे पता नहीं चला। आखिरकार पुलिस ने गुजरात में पालमपुर जाने का फैसला किया, जहां संतोष मकवाना के पिता का मूल गांव है। वहां तमाम लोगों को संतोष के फोटो दिखाई गई कि क्या किसी ने इसे पिछले 1-2 दिन से यहाँ देखा है। गांव वालों ने नाम में जवाब दिया। पुलिस ने इसी दौरान गांव वालों को संतोष की दादी का घर पूछ लिया। असिस्टेंट इंस्पेक्टर ज्ञानेश फंटरे इसके बाद एक दिन शाम को दादी के घर पहुंचे और उनके तमाम सवाल किए। दादी ने पुलिस को यह बताया कि उनके मुंबई में पता चला कि संतोष लापता है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि संतोष ने किसी का मर्डर किया है। दादी की बातों से पुलिस को लगा कि वह कुछ छिपा रही है, इस संभावना में कि संतोष कहीं इसी घर में तो नहीं छिपा है। पुलिस ने अगले दिन सुबह 4 बजे दादी के घर रेड डाली, लेकिन वह नहीं मिला। इस रेड की पूरी गांव में खबर पहुंच गई। उस आदमी को भी इसकी जानकारी मिल गई जिसका संतोष की दादी से कुछ महीने पहले किसी संपत्ति विवाद में बहुत झगड़ा हुआ था। 2 दिन बाद इस व्यक्ति को पता चला कि दादी के घर में 2 लोग आए हुए हैं। उसने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। इसके बाद दादी और उनके आसपास के घरों में रेड डाली गई। संतोष मकवाना और विशाल को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने गुरु और शिष्य की परंपरा को कलंकित कर दिया। एक निजी स्कूल के शिक्षक द्वारा संस्थान में पढ़ने वाले एक छात्रा के साथ दुष्कर्म कर डाला। तो आयु लाइन क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पश्चिमी चंपारण बाघा थाना क्षेत्र में संचालित एक निजी स्कूल के शिक्षक ने 2 महीने पहले एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। शिक्षक के द्वारा यौन शोषण का शिकार हुई छात्रा ने उस समय घरवालों को दुष्कर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। छात्रा के साथ दुष्कर्म की जानकारी तब मिली जब वह 2 माह की गर्भवती हो गई। नाबालिग बेटी के गर्भवती होने पर घरवालों ने उससे पूछताछ की तो उसके आंखों से आंसू छलक पड़े। घरवालों के सामने उसने अपने ऊपर बीती हर बात बताई। उसने बताया कि स्कूल के शिक्षक और बेतिया के बगुलिया थाना क्षेत्र के मानपुर के रहने वाले रामयाद यादव ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। छात्रा ने परिवार वालों को बताया कि
वह शिक्षक पिछले कुछ दिनों से एक अन्य स्कूल में पढ़ा रहा है। इसके बाद परिवार वालों ने छात्रा को लेकर थाना पहुंचे, पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने उक्त शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई और शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना अध्यक्ष शाहिद अनवरी अंसारी ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करके पूछताछ की और छात्रा को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। अगर मुझे इस मर्डर में पकड़ सको तो पकड़ कर दिखाओ, ये चेतावनी थी दिल्ली में दहशत फैलाने वाले खौफनाक सीरियल किलर चंद्रकांत झा की। एक के बाद एक मर्डर करके वो पुलिस को चैलेंज करता था। वो इंसानों को काट कर पुलिस को धमकी देता था। वो पुलिस तक पहुंचता था, सिर कटी लाशों का तोहफा देता, लेकिन पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। तो आयु लाइन क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज हम बात करेंगे सीरियल किलर चंद्रकांत झा की। तो अक्टूबर की एक सुबह दिल्ली में मौत का एक ऐसा खेल शुरू हुआ जो लंबे समय तक नहीं थमा। साल था 2006, अक्टूबर का महीना चल रहा था। फेस्टिवल सीजन नज़दीक था। दिल्ली पुलिस ने फेस्टिवल को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद इंतजाम किए थे। दरअसल जब भी त्यौहार का मौसम आता है तो आम लोग अपने घर सजाने में जुट जाते हैं, लेकिन पुलिस को भी इस वक्त के लिए सुरक्षा व्यवस्था की खास तैयारी करनी पड़ती है। बाज़ारों में भीड़ भाड़ बढ़ जाती है और ऐसी भीड़ का फ़ायदा उठाते हैं अपराधी। 6 अक्टूबर का दिन था। दिल्ली पुलिस की तरफ से अब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उस दिन दिल्ली के हरिनगर थाने में एक फ़ोन आया, तिहाड़ी के गेट नंबर 3 जाओ, वहाँ एक तोहफा रखा है। पुलिस को जब एक कॉल मिली तो टीम तिहाड़ी के गेट नंबर 3 पर पहुँची। गेट के ठीक सामने एक टोकरी पड़ी हुई थी। पुलिस ने टोकरी के अंदर देखा तो चौंक गए। टोकरी में एक सिर कटी लाश पड़ी थी। लाश का सिर तो कटा ही था, साथ ही धड़ का निचला हिस्सा भी काट दिया गया। लाश के हाथ भी नहीं थे, सिर्फ बीच का हिस्सा टोकरी में सजाकर रखा गया था। पुलिस ने सावधानी से टोकरी को चेक किया तो लाश के साथ एक चिट्ठी भी मिली। इसी चिट्ठी में लिखा गया था, अब तक मैं नाजायज़ केस को झेलता रहा था, लेकिन अब मैंने सच में मर्डर किया है। तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। मुझे केस खुलने का डर नहीं है। अगर मुझे पकड़ सको तो पकड़ कर दिखाओ। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन कर सकता है और क्यों इसने इतनी बेरहमी से कत्ल किया। कातिल तो छोड़िए, पुलिस के लिए पहचानना ही मुश्किल था कि लाश किसकी है। इस मामले में पुलिस ने अनजान शख्स के नाम केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिल पाया। महीने बीतते चले गए, नया साल शुरू हो गया। इस केस को लेकर उस वक्त कोई ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ। 2007 में एक बार फिर तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर एक टोकरी रखी दिखी। इस बार भी टोकरी में लाश पड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही सिर कटी लाश जैसे अक्टूबर 2006 में मिली थी। लाश के साथ इस बार भी फिर चिट्ठी रखी गई थी, जिसमें पुलिस को चैलेंज किया गया था। अब मामला पेचीदा होता नजर आ रहा था। पुलिस ने तेजी से छानबीन शुरू की। तिहाड़ी जैसी जगह जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं, वहां कोई कैसे लाश रख कर जा सकता था, क्योंकि वो हर कत्ल के बाद पुलिस को चेतावनी दे रहा था। कई सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। पुलिस केस में उलझी पड़ी थी। इसी दौरान दिल्ली में एक और सिर कटी लाश मिलती है। इस बार लाश की लोकेशन बदली हुई थी, लेकिन कत्ल का अंदाज वही था। लाश के हाथ पैर नहीं थे, धड़ का सिर्फ ऊपरी हिस्सा टोकरी में रखा गया था। इस बार खुद कातिल ने फ़ोन करता है और पुलिस को चैलेंज करता है कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चंद महीनों में 3 सिरकटी लाश मिलने से दिल्ली दहल जाती है। सीरियल किलर का खौफ हर किसी के दिमाग में छा जाता है। मीडिया लगातार इस मामले में कवर करता है। खुद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर इस केस पर बारीकी से नज़र बनाए हुए थे। कई लोगों से पूछताछ होती है, कई लोगों के फ़ोन खंगाले जाते हैं। पूछताछ के आधार पर स्केच तैयार होता है।
उस स्केच के आधार पर ही पुलिस की खबर मिलती है कि सीरियल किलर दिल्ली के डॉक्टर की दुकान में आने वाला है। पुलिस जाल बिछाती है। सादे कपड़ों में पुलिस डॉक्टर की दुकान के आसपास फैल जाती है। सीरियल किलर वहां पहुंचता है और पुलिस वहां उसे धर दबोचती है। वो अपना गुनाह कबूल करता है और पुलिस को कहता है कि वो उन्हें सब कुछ सच सच बताएगा, लेकिन उसे मारे ना। टीवी अखबार हर तरफ सिर कटी लाश वाले इस सीरियल किलर की तस्वीर छपती है, जिसका नाम था चंद्रकांत झा। कोई इसे दिल्ली का कसाई बताता है तो कोई हैवान। चंद्रकांत रहता तो दिल्ली में था, लेकिन ये बिहार के मधेपुरा का रहने वाला था। मधेपुरा के घोसई गांव में इसका परिवार रहता था और नौकरी की तलाश में ये दिल्ली आया था। कहा तो ये भी जा रहा था कि सीरियल किलर ने मधेपुरा में भी कई कत्ल किए थे। हालांकि उन कत्ल को लेकर कोई पुष्टि नहीं हो पाई थी। कत्ल करने का इसका तरीका भी बेहद अलग था। ये बिहार से आए गरीब लोगों को ही निशाना बनाता था। ये उन लोगों से जान पहचान करता था, दोस्ती बढ़ाता, यह तक कि उनकी मदद भी करता। कई बार तो ये उनको अपने कमरे तक भी ले आता और उसके बाद छोटी छोटी बातों में ये उनका कत्ल कर देता। कत्ल करने के बाद ये लाश के कई टुकड़े करता। लाश का सिर और हाथ पैर काटकर यमुना नदी में बहा देता है और आधे धड़ को पुलिस के लिए भेज देता। इसने बताया कि ये ऐसा इसलिए करता क्योंकि इसे दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल बलबीर से नफरत थी। यहाँ यूँ कहें, ये उससे इस कदर घृणा करता था कि इसने गुस्से और नफरत ने इसे कातिल बना दिया। सीरियल किलर चंद्रकांत झा ने बताया कि वो किसी जुर्म की तिहाड़ जेल में सजा काट रहा था। उस दौरान कांस्टेबल बलबीर ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, उसे नंगा किया, उसे भूखा रखा गया और अलग अलग तरह से टॉर्चर किया गया और इसी बात का बदला वो दिल्ली पुलिस से ले रहा था। एक बेहद खूबसूरत सी लड़की जिसके सपने अब बस पूरे ही होने वाले थे। देश के जाने माने स्कूल से पढ़ाई करने के बाद वो पलकों में हजारों सपने लेकर माया नगरी मुंबई में आई, एक नई शुरुआत के लिए। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसकी शुरुआत नहीं बल्कि उसका अंत था। आज हम बात करेंगे एक मशहूर एक्ट्रेस मीनाक्षी थापा की। आयु लाइन क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये बात है साल 2012 की। मधुर भंडारक की फिल्म हीरोइन की शूटिंग चल रही थी। इस फिल्म में करीना कपूर लीड रोल पे थी, जबकि एक नई लड़की मीनाक्षी थापा को भी फिल्म में काम करने का मौका मिला था। मधुर भंडारक जैसे बड़े डायरेक्टर की फिल्म करीना कपूर के साथ स्टार बनने का मौका मिला। बस इसी ब्रेक की तलाश में थी मीनाक्षी, जो अब उसे मिल चुका था। उस दिन भी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। मीनाक्षी ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी। वो बेहद खुश थी, लेकिन उस दिन अचानक वो फिल्म के सेट से गायब हो गई। ये बेहद हैरान करने वाला मामला था। मधुर भंडारक की फिल्म से हीरोइन का लापता हो जाना तमाम अखबारों और टीवी न्यूज़ का हिस्सा बन चुका था। मीनाक्षी सेट पर आई, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गायब हो गई कोई नहीं समझ पा रहा था। नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाली ये बेहद स्टाइलिश हीरोइन का बचपन देहरादून में बीता था। माता पिता देहरादून में ही नौकरी करते थे। मीनाक्षी की परवरिश में माता पिता ने कोई कमी नहीं रखी थी। देश के बड़े स्कूल में से एक दून स्कूल में मीनाक्षी की पढ़ाई पूरी हुई, लेकिन उसका ख्वाब था कि बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना, और इसीलिए पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने मुंबई की ओर रुख किया था। मुंबई में आने के बाद हर नई लड़की की तरह मीनाक्षी की ज़िंदगी भी संघर्ष से भरी रही थी। वो डांस में एक्सपर्ट थी, तो उसने सोचा कि जब तक उसे फिल्म में काम नहीं मिलता तब तक वो लोगों को डांस सिखा सकती है। मीनाक्षी ने मुंबई में ही डांस क्लास देना शुरू किया। इसी बीच 2011 में एक हॉरर फिल्म 404 से मीनाक्षी ने फिल्म डेब्यू किया। ये फिल्म कभी ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई, लेकिन ये ज़रूरी था कि इसके बाद उसे मुंबई में पहचान मिलने लगी। और फिर 2012 में जब मधुर भंडारक की फिल्म का ऑफर मीनाक्षी को मिला तो
वो बेहद खुश थी। बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस अपने ख्वाब बुन रही थी और कोई था जो इसकी ज़िंदगी को ख़त्म करने का प्लानिंग कर रहा था। 15 मार्च 2012 के दिन मीनाक्षी के घर पर एक फ़ोन आया। इस फ़ोन पर उसके घरवालों को एक खबर दी गई कि मीनाक्षी का अपहरण हो गया है और फिरौती के तौर पर 15 लाख रुपए की मांग की गई। फिल्म हीरोइन के सेट से ही इस एक्ट्रेस का अपहरण किया गया। इस फ़ोन के बाद मीनाक्षी के परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने किडनैपर्स के फ़ोन के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रैक की। लोकेशन आई मुंबई से करीब 1500 किलोमीटर की दूरी इलाहाबाद की। अब तक ये पता नहीं था कि मीनाक्षी के किडनैपर कौन हैं। पुलिस की एक टीम इलाहाबाद पहुंची, लेकिन इलाहाबाद में जो हकीकत सामने आई वो बेहद खौफनाक थी। इलाहाबाद में एक पानी की टंकी में बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस की सिर कटी लाश पड़ी हुई थी। धड़ पानी के टंकी के अंदर था, लेकिन सिर का कोई पता नहीं था। कुछ समय बाद एक्ट्रेस का सिर लखनऊ के पास से बरामद किया गया। मामला बेहद हाई प्रोफाइल था। अब यह साफ हो चुका था कि मधुर भंडारक की हीरोइन का कत्ल हो चुका है, लेकिन सवाल ये था कि कत्ल किया किसने और क्यों। पुलिस बेहद तेज़ी से इस मर्डर मिस्ट्री पर काम कर रही थी। मुंबई से लेकर इलाहाबाद और लखनऊ तक छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि ये मर्डर फिल्म हीरोइन में ही छोटा सा रोल कर रहे एक शख्स अमित जायसवाल और उसकी गर्लफ्रेंड प्रीति ने किया है। अमित जायसवाल उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का रहने वाला था। उसका अपना कोचिंग सेंटर था, लेकिन उसे फिल्म में काम करने का शौक था, इसलिए उसने कुछ भोजपुरी फिल्मों में काम किया। मधुर भंडारक की फिल्म में भी उसे और उसकी गर्लफ्रेंड प्रीति को एक छोटा सा रोल मिला था और वहीं उसकी जान पहचान मीनाक्षी से हुई थी। मीनाक्षी ने अमित को बताया था कि वो शाही परिवार से ताल्लुक़ रखती है और उसके पास अच्छी खासी दौलत है। बस यहीं से अमित के दिमाग में मीनाक्षी को किडनैप करने की साजिश ने जन्म लिया। फिल्म की शूटिंग लगातार चल रही थी और इसी दौरान मौके का फ़ायदा उठाकर प्रीति और अमित मीनाक्षी को यह कहकर इलाहाबाद ले गए कि वो उसे भोजपुरी फिल्म में काम दिलाएंगे। जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो दोनों ने पुलिस के डर से उसका कत्ल कर डाला। कत्ल करने के बाद धड़ को वहीं इलाहाबाद में एक पानी की टंकी में डाल दिया, जबकि सिर को अपने साथ ले गए। इलाहाबाद से लखनऊ जाने के रास्ते में जंगल में इन दोनों ने मीनाक्षी के सिर को फेंक दिया। एक्ट्रेस के कत्ल के आरोप में अमित और प्रीति दोनों को उम्र कैद की सज़ा मिली। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।